Hello student, today we discuss about infrared spectroscopy. Infrared spectroscopy is the spectroscopy that deals with the infrared region of the electromagnetic spectrum, which is light with a longer wavelength and lower frequency than visible light. इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी को संक्षेप में आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के आईआर इंफ्रारेड रीजन से संबंधित है। विजिबल लाइट की तुलना में आईआर क्षेत्र की तरंगदैर्ध्य वेवलेंथ का मान उच्च एवं इसकी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति का मान कम होता है। इट कवर ए रेंज ऑफ टेक्निक मोस्टली बेस्ड ऑन absorption spectroscopy. As with all spectroscopic technique, it can be used to identify and study ऑर्गेनिक कंपाउंड। यह स्पेक्ट्रोस्कोपी विभिन्न कार्बनिक यौगिकों के अध्ययन के लिए और उनकी पहचान के लिए प्रयुक्त की जाती है। ए कॉमन लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट दैट यूज दिस टेक्निक इज ए फॉरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर FTIR। इस टेक्निक के लिए लेबोरेटरी में प्रयुक्त होने वाला उपकरण फॉरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर, जिसे FTIR के नाम से भी जाना जाता है, प्रयुक्त किया जाता है। आईआर क्षेत्र, जैसा कि हम जानते हैं, विजिबल और माइक्रोवेव के मध्य का क्षेत्र होता है। आईआर क्षेत्र की वेवलेंथ 0.8 से 200 माइक्रोमीटर के मध्य होती है एवं इसकी आवृत्ति, जिसे तरंग संख्या के वेव नंबर के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, वह 10,000-2500 से 50 सेंटीमीटर इनवर्स के मध्य होती है। The infrared range of electromagnetic spectrum is usually divided into 3 regions. आईआर क्षेत्र को 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं: नियर आईआर, मेन इंफ्रारेड रीजन एंड फार इंफ्रारेड रीजन। The higher energy near IR, approximately 10,000, 2,500 to 4,000 सेंटीमीटर इनवर्स, और 0.8 to 2.5 माइक्रोमीटर वेवलेंथ कैन एक्साइट ओवरटोन और हार्मोनिक वाइब्रेशन। नियर आईआर क्षेत्र है, इसकी वेवलेंथ तरंगदैर्ध्य का मान 0.8 से 2.5 माइक्रोमीटर के मध्य होता है। इसकी फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, जिसे वेव नंबर तरंग संख्या के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, वह 10,000, 2,500 से 4,000 के मध्य होती है। इसी प्रकार द मेन इंफ्रारेड अप्रोक्सीमेटली 4,000 to 667 सेंटीमीटर इनवर्स या 2.5 to 15 micrometer may be used to study the fundamental vibration and associate rotational vibrational structure। मेन इंफ्रारेड रीजन है, इसकी वेवलेंथ तरंगदैर्ध्य 2.5 से 15 माइक्रोमीटर के मध्य होती है एवं इसकी फ्रीक्वेंसी 4,000 से 667 सेंटीमीटर इनवर्स के मध्य होती है। ये आईआर का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसी प्रकार द फार इंफ्रारेड अप्रोक्सीमेटली 667 to 50 सेंटीमीटर इनवर्स और 15 to 200 micrometer line adjacent to microwave region has low energy and may be used for rotational spectroscopy। फार इंफ्रारेड रीजन की वेवलेंथ 15 माइक्रोमीटर से 200 माइक्रोमीटर के मध्य होती है एवं इसकी आवृत्ति,
फ्रीक्वेंसी 667 से 50 सेंटीमीटर इनवर्स के मध्य होती है। अतः IR क्षेत्र को नियर IR, मेन इंफ्रारेड और फार इंफ्रारेड रीजन में वर्गीकृत किया जाता है। इनमें से मेन इंफ्रारेड रीजन, जिसकी वेवलेंथ 2.5 से 15 माइक्रोमीटर के मध्य होती है एवं इसकी फ्रीक्वेंसी 4000 से 667 सेंटीमीटर इनवर्स के मध्य होती है। ये IR का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन इसी क्षेत्र में किया जाता है। Infrared spectroscopy is part of vibrational spectroscopy. It is a technique that can be used to identify molecules by analysis of their constituent bond. इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोप का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। दिस टेक्निक दैट कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई मॉलिक्यूल बाय एनालिसिस ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट बॉन्ड। इस टेक्निक के द्वारा हम मॉलिक्यूल के विभिन्न जो बंध हैं उनके बारे में एनालाइज करते हैं, जिससे हमें कंपाउंड के बारे में जानकारी मिलती है। ईच केमिकल बॉन्ड इन ए मॉलिक्यूल वाइब्रेट एट फ्रीक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट बॉन्ड। ए ग्रुप ऑफ एटम इन ए molecule may have multiple bonds of oscillation caused by the stretching and bending motion of the group as a whole. If an oscillation leads to a change in dipole, the molecule then it will absorb a photon that has the same frequency. The vibrational frequency of most molecules correspond to frequency of infrared light. यदि मॉलिक्यूल है वो वाइब्रेशन होने से उसके डाइपोल में चेंज होता है तो वो IR क्षेत्र से लाइट का ऑब्जर्वेशन करता है और वह IR स्पेक्ट्रम प्रदर्शित करता है, IR एक्टिव होता है। टिपिकली द टेक्निक इज यूज्ड टू स्टडी ऑर्गेनिक कंपाउंड यूजिंग लाइट रेडिएशन फ्रॉम 4000 टू 667 सेंटीमीटर इनवर्स द मेन इंफ्रारेड। जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि IR क्षेत्र में जो मेन इंफ्रारेड रीजन होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी है वो 4000 से 660 सेंटीमीटर इनवर्स होती है, वह कार्बनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड के अध्ययन के लिए प्रयोग की जाती है। यह महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी डील विद द रिकॉर्डिंग ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन इन द इंफ्रारेड रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। The position of a given infrared absorption is expressed in terms of wavelength in micron, micrometer, or more commonly terms in wave number in centimeter inverse, since it is direct proportionally to the energy. जैसा कि हम देख रहे हैं कि IR क्षेत्र की विकिरणों की ऊर्जा कम होती है एवं तरंग दैर्ध्य का मान अधिक होता है। अतः इतनी कम ऊर्जा वाले विकिरणों के अवशोषण से अणुओं में किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की संभावना नहीं रहती है, लेकिन इनसे अणुओं में विभिन्न प्रकार के कंपन वाइब्रेशन हो सकते हैं। अतः IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का मुख्य आधार किसी अणु के विभिन्न वाइब्रेशनल लेवल के मध्य ट्रांजिशन है। अणु में कई प्रकार के बंध होते हैं और प्रत्येक बंध में कई प्रकार के वाइब्रेशन कंपन हो सकते हैं, जिससे बहुत सारे अवशोषण बैंड प्राप्त होते हैं, जिससे किसी यौगिक का IR स्पेक्ट्रम काफ़ी जटिल होता है। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि IR क्षेत्र के विकिरणों का तरंग दैर्ध्य बहुत कुछ होता है। अतः इसे UV विकिरणों की भांति नैनोमीटर में प्रदर्शित नहीं किया जाता है, वरन तरंग दैर्ध्य को माइक्रोमीटर में प्रदर्शित किया जाता है। और हम जानते हैं कि 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 10 की पावर 3 नैनोमीटर इक्वल टू 10 की पावर -4 सेंटीमीटर। अतः IR स्पेक्ट्रा को तरंग दैर्ध्य के स्थान पर तरंग आवृत्ति फ्रीक्वेंसी में प्रदर्शित करने का अधिक प्रचलन है, क्योंकि ऊर्जा का एनर्जी का आवृत्ति के साथ सीधा संबंध होता है। अतः यहाँ पर हम तरंग आवृत्ति फ्रीक्वेंसी के रूप में IR स्पेक्ट्रा को प्रदर्शित करते हैं। एवं ऊर्जा का
लैम्डा वेवलेंथ के साथ विपरीत संबंध होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। IR स्पेक्ट्रा में किसी अवशोषण बैंड की आवृत्ति को हम तरंग संख्या वेव नंबर से प्रदर्शित करते हैं, जैसा यहाँ दर्शाया गया है कि वेव नंबर इक्वल टू 1/λ। Unlike UV spectra, which have relatively few absorption band, IR spectra have a large number of absorption band and therefore provide plenty of structural information about a molecule. And different band observed in IR spectrum correspond to various functional group and bond present in the molecule. Thus, IR spectroscopy is the most widely used for detection of functional group and identification of compound. IR स्पेक्ट्रोस्कोपी से हमें कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप के बारे में जानकारी मिलती है, जिससे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का इजीली आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। इंफ्रारेड लाइट इज इमिटेड और अब्जॉर्ब बाय मॉलिक्यूल व्हेन दे चेंज देयर रोटेशनल वाइब्रेशन मोमेंट। इंफ्रारेड एनर्जी इलिसिट vibrational mode in a molecule through a change in the dipole moment, making it a useful frequency range for study of these energy states for molecules of the proper symmetry. Infrared spectroscopy examine absorption and transmission of photons in the infrared range. When a molecule excited from ground state vibrational state to higher or vice versa, molecule absorb or emit energy. Thus, transition from one vibrational level to another is called vibration transition. It occurs due to molecular vibration. नेक्स्ट मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। हम जानते हैं कि प्रत्येक अणु के परमाणु स्थिर अवस्था में नहीं रहते, ये लगातार कंपन करते रहते हैं, वाइब्रेशन करते रहते हैं, और कंपन के कारण परमाणु के मध्य बंध लंबाई तथा बंध कोण में परिवर्तन होता है। किसी अणु के विभिन्न वाइब्रेशनल ऊर्जा स्तर होते हैं। जब किसी अणु द्वारा उचित तरंगदैर्ध्य की विकिरणों का अवशोषित किया जाता है तो उस अणु में वाइब्रेशनल ट्रांजिशन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप हमें IR क्षेत्र में उसका अवशोषण बैंड प्राप्त होता है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की तुलना में वाइब्रेशनल ट्रांजिशन अधिक होता है। यही कारण है कि किसी भी यौगिक के IR स्पेक्ट्रम में अवशोषण बैंड की संख्या अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम के अवशोषण बैंड की संख्या से अधिक होती है। Various atoms in a molecule may be regarded as balls of different mass and the covalent bond between them as weightless tiny springs holding such balls together. Atoms in a molecule are not still but they vibrate. किसी अणु में कुछ परमाणु हैं, वो परस्पर सहसंयोजक बंधों से जुड़े रहते हैं। ये बंध क्या होते हैं कि ये बंध कठोर नहीं होते, दृढ़ नहीं होते, वरन लचीले होते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन हो सकते हैं। इसे हम आसानी से इस प्रकार समझ सकते हैं कि परमाणु को हम एक कठोर गोलियां बॉल्स मान सकते हैं, और जो परस्पर जो स्प्रिंग रूपी जो बंध है उसके द्वारा जुड़े हुए हैं। जैसा यहाँ प्रदर्शित किया गया है कि एटम्स को हम एज ए बॉल मान सकते हैं, और दोनों बॉल्स को हम दिखा रहे हैं कि वो एक लाइक स्प्रिंग जैसे बंध से जुड़े हुए रहते हैं। किसी एक अणु में कई परमाणु हो सकते हैं। 3 परमाणु के एक झुंड में कितने प्रकार के कंपन हो सकते हैं, इसकी व्याख्या हम यहाँ नीचे दी गई है। द 2 टाइप्स ऑफ मोड्स ऑफ फंडामेंटल मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन नोन आर। मुख्यतया मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन 2 टाइप होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, स्ट्रेचिंग तनन एवं बेंडिंग बंकन, जिसे डिफॉर्मेशन भी कहते हैं। 2 टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन आर स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग जो है तनन कंपन 2 प्रकार के होते हैं, सिमेट्रिक सममित, एसिमेट्रिक असममित। इसी प्रकार बेंडिंग बंकन 4 टाइप होते हैं, सीजरिंग, रॉकिंग, वेजिंग एंड ट्विस्टिंग। फर्स्ट, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। इन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन द डिस्टेंस बिटवीन 2 atoms increase or decrease, but the atoms remain in the same bond एक्सिस। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन आर 2 टाइप्स। यहाँ हम देख रहे हैं कि तनन कंपन जो है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, इस प्रकार के कंपनों में परमाणु के मध्य बंध के एक्स में एक लयबद्ध गति होती है, जिसके कारण से
दो परमाणु के मध्य की दूरी घटती है या बढ़ती है। त्वरण कंपन में दो बंधों के मध्य की दूरी बढ़ती है या घट जाती है, लेकिन उनके मध्य का बॉन्ड एंगल है वो स्थिर रहता है। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन दो प्रकार के होते हैं, सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग और एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग, in this mode of vibration the movement of atoms with respect to the common or central atom is simultaneously in the same direction along the same bond axis। सममित में कंपन में दोनों बंध दूरियां एक साथ बढ़ती हैं या घटती हैं। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि सिमेट्रिक वाइब्रेशन में दोनों बंध दूरियां हैं वो एक साथ बढ़ रही है, अतः ये सममित सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। इसी प्रकार से हम देख रहे हैं एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, इन दिस वाइब्रेशन वन एटम अप्रोच द कॉमन एटम व्हाइल द अदर डिपार्ट फ्रॉम इट। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एसिमेट्रिक में यहाँ पर एक बंध दूरी घटती है, एक बंध दूरी बढ़ती है, यानी एक बंध का स्ट्रेचिंग होता है, दूसरे में कंप्रेस्ड होता है, अतः इसे एसिमेट्रिक है। सेकेंड, बेंडिंग वाइब्रेशन, जिसे डिफॉर्मेशन भी कहते हैं। इन सच वाइब्रेशन द पोजीशन ऑफ द एटम्स चेंज विद रेस्पेक्ट टू देयर ओरिजिनल बॉन्ड एक्सिस। बेंडिंग वाइब्रेशन आर फोर टाइप्स। बंकन, द बेंडिंग वाइब्रेशन, इस प्रकार के कंपन में समस्त बंध दूरियां बॉन्ड डिस्टेंस है समान होती हैं, लेकिन बंधों का किसी परमाणु के सापेक्ष बंध कोण में परिवर्तन होता है, अथवा पूरे समूह की इस प्रकार से गति होती है कि उस समूह के परमाणु की परस्पर सापेक्ष स्थिति तो बिल्कुल वही रहती है, लेकिन उस समूह की स्थिति अणु के सापेक्ष परिवर्तित हो जाती है। फर्स्ट, इसमें इन प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन। फर्स्ट, सीजरिंग। In this mode of vibration, the movement of atom is in the opposite direction with change in their bond axis as well as in the bond angle they form with the central atom। यहाँ पर हम देखते हैं कि इस प्रकार के कंपन में परमाणु के मध्य बंध उसी तल में रहते हुए कैंचिनुमा सीजरिंग टाइप गति करते हैं, जिससे उनके मध्य का बंध कोण है वो घटता है या बढ़ता है। जैसा कि यहाँ प्रदर्शित किया गया है कि ये परमाणु जो हैं या समूह हैं वो सीजरिंग नुमा कैंचिनुमा गति करते हैं, जिससे बंध कोण है वो परिवर्तित होता है। इस प्रकार के वाइब्रेशन को सीजरिंग कैंचिनुमा वाइब्रेशन कहते हैं। रॉकिंग, इन दिस वाइब्रेशन द मूवमेंट ऑफ एटम्स टेक प्लेस इन द सेम डायरेक्शन विथ चेंज इन देयर बॉन्ड एक्सिस। रॉकिंग जो वाइब्रेशन होता है, इस प्रकार के कंपन में बंध कोण को स्थिर रखते हुए अणु के तल में समूह के दाईं ओर या बाईं ओर कंपन होता है। इसके लिए हम एक पेंडुलम घड़ी की कल्पना कर सकते हैं, जिसके पेंडुलम की तुलना उस समूह से कर सकते हैं जो अणु के एक्स अर्थात घड़ी के एक्स से में ही बाएं से दाएं व दाएं से बाएं गति करते हैं। तो जैसा हम इसमें यहाँ देख रहे हैं कि इसमें जो एटम्स जो हैं वो लेफ्ट साइड या राइट साइड में मूवमेंट करते हैं, अर्थात इस प्रकार के कंपनों में अणु के तल में ही समूह का दाईं अथवा बाईं ओर कंपन होता है और बंधों के मध्य का कोण है वो स्थिर रहता है। नेक्स्ट, आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन। फर्स्ट, वेजिंग। इन दिस वाइब्रेशन टू एटम्स simultaneously move above and below the plane with respect to the common atom। यहाँ पर हम देखते हैं कि इस प्रकार के कंपन में बंध कोण तो समान रहता है, लेकिन उस समूह के सिरे वाले परमाणु शेष अणु के तल के ऊपर तथा तल के नीचे की ओर कंपन करते हैं।
इसे समझने के लिए हम उस लोहे के फाटक की कल्पना कर सकते हैं जो अंदर व बाहर दोनों ओर खुलता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि दोनों अटेम्प्ट चलते हैं वो एक साथ या तो अप होते हैं या फिर डाउन मूव करते हैं। अगर दोनों एक साथ अप मूवमेंट करते हैं तो उसे वेजिंग वाइब्रेशन, या दोनों फिर एक साथ डाउन मूवमेंट करते हैं। नेक्स्ट, ट्विस्टिंग। In this mode of vibration, one of the atoms move up and the other move down the plane with respect to the common atom. यह एक प्रकार से जो वेजिंग वाइब्रेशन था, अभिदोलन कंपन था, उसका एक असीमित प्रकार है। वेजिंग वाइब्रेशन में समूह के सिरे वाले दोनों परमाणु एक साथ अणु के तल के ऊपर अथवा नीचे कंपन करते थे, गति करते थे, जबकि ट्विस्टिंग कंपन में समूह के सिरे वाला एक परमाणु यदि अणु के तल के ऊपर की ओर गति करता है तो दूसरा परमाणु ठीक उसी समय अणु के तल के नीचे की ओर गति करता है। जैसे हम देख रहे हैं कि एक परमाणु है वो क्या अप हो रहा है और प्लस साइन अप, और दूसरा माइनस साइन मतलब डाउन हो रहा है, एक क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। तो इस प्रकार के कंपन को ट्विस्टिंग कंपन कहते हैं। थैंक यू।